है ये 7th और ये 11th और 6th क्लास दोनों से यूनिफाइड वे में कवर हो जाएगा। और ये टाइम है स्टोन एजेस का। आपने एनसीईआरटी जो न्यू पढ़ी है उसमें आपने देखा कि 20 लाख ईयर्स से हमें सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। हमने इसको पैलियोलिथिक एज कह दिया। पैलियो वर्ड का मीनिंग आपको पता है, पैलियोलिथिक। पैलियो मने ओल्ड, लिथिक मने स्टोन। इसको हमें डिवाइड किया था। हमने ये कहा कि 20 लाख से 80,000 तक लोअर पैलियोलिथिक है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। फिर हमने कहा कि 80,000 से 35,000 तक मिडल। फिर हमने कहा कि 80,000 से 35,000 तक मिडल पैलियोलिथिक एज है, यानी कि मिडल स्टोन एज। फिर हमने कहा कि 35,000 से 12,000 तक लोअर अपर पैलियोलिथिक एज है, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज है, यानी कि रीसेंट स्टोन एज। इसको न्यू स्टोन एज नहीं कहना, रीसेंट। तो ओल्डेस्ट स्टोन एज, मिडल स्टोन एजेस एंड रीसेंट स्टोन एजेस। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि अब थोड़ी डेट्स इस बुक में ना जो आप नहीं पढ़ोगे इसमें कंज्यूम का आपको कंफ्यूज करेंगे। आप ध्यान में मत देना, आप उस पे बात पे ध्यान देना जो मैं लेक्चर में दे रहा हूँ। हमें नट शेल निकालना है, अंदर क्या है, मुद्दा समझना है ना, हमें डेटों से क्या लेना। इसमें पैलियोलिथिक के बारे में ये बताया गया है कि इंडिया में ह्यूमन 5 लाख ईयर से एग्जिस्ट करता हुआ पाया गया है, 5 लाख ईयर से। फिर आपको आगे जाकर के ये समझाया जाएगा कि 1 लाख ईयर से एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे उसकी हमें लोकेशंस ऑब्जर्व हुई हैं कि वो था, ठीक है। फिर एक बात ये कही जाएगी कि अफ्रीका में जो ह्यूमन ऑब्जर्व हुआ है वो 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, माने 35 लाख, ये हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ा था। और ये बात सही है, अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन ऑब्जर्व हुआ है और वहां से वो सारे कॉन्टिनेंट्स में एक्सपेंड हुआ है। तो अफ्रीका इज अ क्रेडल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर ये है, वो ये कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन है, होमोसेपियन, वो कौन सी एज से आता है, अपर पैलियोलिथिक एज। आपको क्वेश्चन आएगा होमोसेपियन कहां से आता है, अपर पैलियोलिथिक एज। खत्म कहानी, ठीक है। और ये होमोसेपियन के बनने की शुरुआत, एवोल्यूशनरी प्रोसेस का फाइनल वर्जन होमोसेपियन है ना, मैं आप। और फाइनली ये शुरुआत कहां से हुई ह्यूमन, निएंडरथाल। निएंडरथाल, ये दो याद रखना है। हम सारे एप थे ना, एप। तो जहां से ह्यूमन कन्वर्जन हुआ है वो है निएंडरथाल, और जहां से ह्यूमन डेवलप होगा ना, नीचे से सीधा होगा ना बोन हमारी, ये जो फाइनल वर्जन है, दिस इज होमोसेपियन वर्जन। यू ऑल आर होमोसेपियंस, ठीक है। हम सब कौन है, होमोसेपियंस। हमारे पुरखे किधर से आए, निएंडरथल, ठीक है। आपके पुरखे भी होमोसेपियन थे, मतलब आए किधर से, निएंडरथल से। ये बात है क्लियर। अब क्वेश्चन आएगा कि होमोसेपियन कौन सा है, अपर पैलियोलिथिक एज। क्लियर है जी। शुरुआत कहां से हुई थी, निएंडरथल से। सबसे पहले कहां पाया गया, अफ्रीका में। अब इंडिया की बात है तो हम इन पैलियोलिथिक एजेस की डिविजन्स के चक्कर में पड़ते ही नहीं। हम शुरुआत करते हैं कि हमें ऑब्जर्व कहां से होती हैं चीजें। अब ये समझना जरूरी है, इसको समझिए। देखिए आप सबको पता है कि ये इंडिया है, और इंडिया को अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू की थोड़ी सी एक्सटेंशन हमें यहाँ गुजरात और ये राजस्थान रीजन तक दिखती है, और फिर थोड़ी एक्सटेंशन हमें ये यूपी के रीजन में भी दिखती है ना। फिर नीचे ये सारा पेनिनसुलर प्लेटू आ जाता है। तो अब आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है जिसका क्वेश्चन आता है। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपको ये पाकिस्तान के इलाके में एक रिवर फ्लो करा करती थी, इसका नाम था सोन रिवर या सोहन रिवर। सोना, इसमें प्लेसर्स मिलते हैं गोल्ड के। सोहन रिवर, सोहन रिवर, तो सोहन रिवर है। इसके बाद ये जो यूपी का इलाका है, इस यूपी के इलाके में आपको यहां पर नजर आएगी बेलन रिवर। बेलन रिवर, तो बेलन रिवर की घाटी और सोन रिवर की घाटी में आपको प्रमाण मिलते हैं किसके, इन लोगों के रहने के। ये कौन है, पैलियोलिथिक पर्सन, और ये क्या यूज करते हैं, स्टोन, किस वजह से, एज अ टूल। तो ये दो बातें क्लियर। इसके बाद आपको बड़े पैमाने पर इनके प्रमाण कहां से मिलते हैं, आंध्र प्रदेश के कुरनूल से। क्लियर बात। इसके बाद आपको इनके अदर प्रमाण कहां से मिलते हैं, अपर पैलियोलिथिक में एज में आकर के, ये नर्मदा नदी के ऊपर भीमबेटका के पास। क्लियर है जी ये बात। तो ये कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहां से आपको इनके प्रमाण मिलते हैं। और प्रमाण क्या है, तो हम पैलियोलिथिक पर्सन की डिस्कशन करते हैं। आपको बस इसका ओवरव्यू लेना है, ठीक है। पैलियोलिथिक पर्सन क्या है,
ये सिंपली आपको इतना याद रखना है कि ये अनपॉलिश्ड स्टोन के टूल्स यूज करता था, क्योंकि उस टाइम पर नेचुरली अवेलेबल क्या होंगे, स्टोन टूल्स, और जो चीज नेचुरली अवेलेबल है उसे यूज करेगा। और स्टोन टूल्स यूज करता था दो पर्पस के लिए, गैदरिंग एंड हंटिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसमें आपको कुछ चीजों को ध्यान देना है। वो किस तरह की चीजें हैं, जब वो बहुत ही पहले के टाइम पर, यानी कि ओल्डेस्ट स्टोन एजेस के टाइम पर हुआ होगा, तो उस टाइम पर वो स्टोन टूल्स का किस वर्जन में यूज करता होगा, मोस्टली दो वे में यूज करता होगा। एक तो एक्सेस की फॉर्म में, हैंड एक्सेस, ठीक है, एक्सेस जैसे परशुराम परसा पकड़ते ना, ऐसे एक्सेस रहते हैं हाथ में पकड़ के। और दूसरा क्लीवर की फॉर्म में, क्लीवर, ठीक है, एक्सेस एंड क्लीवर की फॉर्म में। और इस टाइम पर किस तरह से बनाए जाते थे ये एक्सेस एंड क्लीवर, एक खास तरह की चीज होती थी। मतलब जो भी आपने स्टोन हाथ में लिया, वो स्टोन आप किस वे में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे चॉपर, स्टोन का यूज किस वे में हो रहा है, चॉपर। और आपने उसे चॉपर कैसे बनाया है, स्टोन से चिप्स उतार करके, चिपिंग करके, स्टोन की चिपिंग करके। तो इसको चॉपर चिपिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि चॉपर चिपिंग टेक्नोलॉजी किससे जुड़ी है, पैलोलिथिक पीरियड से। उसमें पूछ लिया जाएगा ये किससे जुड़ी है, ओल्डेस्ट पैलोलिथिक पीपल से, यानी कि लोअर पैलोलिथिक पीरियड से। इतनी बात क्लियर। तो ये चॉपर्स का यूज करते थे मोस्टली चीजों को चॉप करने के लिए। आपको पता है रूट्स को, बाग को, ट्यूबर्स को, एनिमल्स को, सबको क्या करना है, चॉप। और ये चॉपर कैसे बनेंगे, जब आप उसे एक तरफ से धार दोगे। और ये कैसे होगा, जब आप उसके चिप्स उतारोगे। घरों में चिप्स डलवाए जाते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े, तो चिपिंग, तो चॉपर चिपिंग, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और यूज क्या हो रहा है, मेनली एक्सेस एंड क्लेवर्स, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इनके बारे में ये बात कही जाती है, ये गैदरर है, ये हंटर है, ये चॉपर चिपिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और ये एक्सेस एंड क्लीवर को यूटिलाइज करते हैं। फिर थोड़ा सा समय आगे बढ़ेगा, और जैसे ही हम इस टाइम पर आते हैं मिडल पैलोलिथिक एज में, तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। मिडल पैलोलिथिक एज, गला ही बंद कर रही है। मिडल पैलोलिथिक एज में आने के बाद आपको इनकी कंफर्ट लेवल ऑब्जर्व होगा। ये प्रॉपरली अब अपने एटमॉस्फेयर की जो एट्रोसिटीज हैं उन्हें ऑब्जर्व करने लगे हैं। एनिमल्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया इन्होंने, और अब इनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुकी हैं। ये शिकार करना चाहते हैं। क्यों, एक जगह पर ज्यादा देर हंटिंग और गैदरिंग करने से वहां के रिसोर्सेज खत्म होते हैं, तो इन्हें फिर आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और जब ये शिकार करना चाहेंगे, तो इनके जो टूल्स हैं या जो वेपन्स हैं, इनमें भी थोड़ी प्रिसीजन और सोफिस्टिकेशन आएगी, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अब अगर आप देखेंगे, तो जो अब के आपको टूल नजर आएंगे मिडल पैलोलिथिक एज के, ये मोस्टली फ्लेक्स होंगे, फ्लेक्स। और फ्लेकिंग टेक्निक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हमने फ्लेकिंग पढ़ी थी ना टेक्निक, तो अब आप फ्लेकिंग टेक्निक देखेंगे। और इसमें अलग अलग टेक्निक है। प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक है जिसको आप नोट कर रहे हैं, और हैंड फ्लेकिंग टेक्निक है जिसको आपने ऑब्जर्व किया। प्रेशर फ्लेकिंग में किसी चीज पर रख करके आप मारेंगे, उसमें एक कोर होगा और एक हैमर होएगा, और जो हैंड फ्लेकिंग है उसमें एक हाथ में रख के आप छीलेंगे। तो अब जो इस टाइम पर यूज हो रहे हैं फ्लेकिंग टेक्निक में, इसकी एक खासियत क्या है, ये क्या है, अल्टीमेटली मोस्टली ये बोरर है, बोरर्स, बोरर्स, बोरर्स माने ब्लेड्स, ब्लेड्स हैं ये। और अब आप ब्लेड्स यूटिलाइज कर रहे हैं। ब्लेड्स जैसे मोगली मारता था, जाता था ना चलता हुआ, तो या फिर आपको बोर करना है, जैसे ये पकड़ा गला और अंदर बोर कर दिया। घर में बोर करते हैं ना, बोर तो बोर किससे करते हैं, जिसका मुंह तीखा है, चर्र अंदर जाता है। तो अगर आपको बोर करना है, अब आप बोर कर देना चाहते हो, घात, झर झर, तो ये आपको अब मिलेंगे। अगर ये रिकॉर्डिंग कोई सुन ले, झर झर 3D लेक्चर देते हैं। तो इमेजिनेशन ही बड़ी चीज है ना। ब्लेड्स हैं इस फील्ड में इस टाइम पर यूज हो रहे हैं। क्लियर हुई ये बात। तो अल्टीमेटली शिकार इंपॉर्टेंट हो गया, हंटिंग इंपॉर्टेंट हो गई। और अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे हंटिंग इंपॉर्टेंट होती जाएगी, गैदरिंग थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होती जाएगी। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे ये नॉन वेज में शिफ्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आती है अपर पैलोलिथिक एज। और अपर पैलोलिथिक एज में एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इनको इस चीज से भी डिनोट करते हैं कि कौन सी एक्सेस क्लीवर की एज है, कौन सी बोरर ब्लेड्स की एज है, कौन सी क्लियर पेबल की एज है, कौन सी फ्लेक की एज है। और ये जो अपर पैलोलिथिक, इसमें फ्लिंट यूज होगा। फ्लिंट, ये फ्लिंट का पीरियड है। फ्लिंट भी आपको पता है खास तरह का पत्थर,
फ्लिंट्स हुआ करते थे, चर्ट्स हुआ करते थे, और अब आप फ्लिंट्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लिंट से अब आप और भी सोफिस्टिकेटेड पत्थर बना, मतलब कि हथियार बना सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, और वेपन्स का लेवल अब और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसकी कई तरह की शेप्स हो जाएंगी। तो अब आपके जो एक्सेस भी हैं वो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग तरह के पेड़ों को काटने को लेके, अलग अलग तरह के रूट्स, ट्यूबर्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स को काटने को लेकर के। फिर इसमें कई तरह की चीजें हैं जो मोबाइल हो जाएंगी, अब चला करके मार सकते हैं, भाले के आगे बांध सकते हैं, तीर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये फ्लिंट को ही आप ऐसी शेप्स दे सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्लिंट यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, और ये फ्लिंट पीरियड है। इस फ्लिंट पीरियड में भी ब्लेड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में। तो कुल मिलाकर के इस पीरियड में आपको किस तरह के टूल्स नजर आ रहे हैं, जो इंसीजन्स करते हैं, जो काटते हैं, सीजर्स, जो जिनकी खासियत है सीजर्स, कटाई वाले ज्यादातर। अब आप काटने में ज्यादा बिलीव करेंगे, ठीक है, आपको उस तरह के इक्विपमेंट जो ऐसे चला के मार दिया, शक, इस तरह की चीजें मारते हैं ना, तो वो फ्लिंट से हो सकता है। तो अब फ्लिंट्स का दौर है। ये 3 पीरियड आपने ऑब्जर्व कर लिए। पैलोलिथिक, इसको ऑब्जर्व करते हैं अब। पैलोलिथिक पर्सन पीरियड में होगा क्या क्या। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको जंगलों में सर्वाइवल करना है, और जंगलों में सर्वाइवल आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैलोलिथिक पर्सन की खासियत ग्रुप्स, तो ये ग्रुप्स में रहेंगे। और ग्रुप्स पहला एविडेंस है किस चीज का, सभ्यता का, कि आप क्या है, सिविलाइज्ड। अब आपको सिविलाइज तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो राइटिंग से जुड़ा है, तो इसका एक और वर्जन जोड़ देता हूं, आप क्या है, एक तरह की ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी का एलिमेंट नजर आता है ना, क्योंकि आप ग्रुप्स में रहना जानते हैं। क्योंकि आपकी नीड कैसे पूरी होगी, गैदरिंग, हंटिंग से, और वो ग्रुप में ही हो सकता है। क्लियर है ये बात। लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि आपको बहुत सारी केव्स एंड शेल्टर्स की भी जरूरत होती थी। तो आपने 2 लोकेशंस को बहुत प्राइमरली चूज किया। उसमें से एक लोकेशन वो रही जिसमें से आपको स्टोन्स मिले, वो थी रिवर्स, और दूसरी आपने लोकेशन वो चुनी जहां पर आपको नियर बाय माउंटेन्स भी दिखे। तो अगर आप बात करें तो आपको पैलोलिथिक साइट्स ऑलमोस्ट जगह जगह पर मिल जाएंगी, लेकिन कंप्लीटली डिवाइड रहेगा गंगा का मैदान। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है। तो गंगा का मैदान डिवाइडेड है, एलुवियल लैंड डिवाइडेड है। इंडो गैंजेटिक प्लेन में या इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी एरिया में आपको ये साइट्स नहीं मिलेंगी। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि उनकी 2 रिक्वायरमेंट्स, स्टोन्स और वेदर और नेचर से बचने के लिए केव्स, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो सकती। क्लियर है ये कहानी। अब सेकेंड एस्पेक्ट इनका क्या होता है, इनके पास जिस तरह से टेक्नोलॉजीज आती चली जाएंगी, उन टेक्नोलॉजीज का ये यूज करके बेटर वे में अपने सराउंडिंग को कंट्रोल करेंगे। और उन टेक्नोलॉजीज में सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है जो है फायर। और फायर इन्वेंटेड नहीं है, ये एक तरह की डिस्कवरी है। कहने का मतलब कि ये एक्सीडेंटली हुई। ये कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर जब भी डिस्कवर हुआ तो क्या होता है, पत्थर 2 टकरा गए आपस में, और उनके टकराने से सूखे हुए पत्तों को आग लग गई, तो आग जल पड़ी, फ्लेम्स क्रिएट हुई। पहले तो फायर को देख के भी डर गए, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें यह पता लगा कि फायर के कुछ बेनिफिट्स हैं, और उन बेनिफिट्स का यूज क्या होने लगा। इनिशियली उन बेनिफिट्स का यूज होता था एनिमल्स को डराने के लिए, और सेकेंडली उनका यूज होता था जिन केव्स में रहते थे वहां पर लाइट करने के लिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ ये पैलियोलिथिक पीरियड है, और इसको आपको अगर पूछा जाए ज्योग्राफिकल सेंस में तो ये प्लेस्टोसीन एज है। प्लेस्टोसीन एज है, यानी कि ये आइस एज है। इस टाइम पर मेजोरली आपको अर्थ पे आइस नजर आएगी, एक्सेप्ट द इक्वेटोरियल एरियाज, और इक्वेटोरियल एरियाज में माउंटेन्स पे नजर आएगी। तो इक्वेटोरियल एरियाज में आपको जंगल नजर आते हैं, और इक्वेटोरियल एरिया ही बड़े यूनिक है जहां पर इस टाइम पर अदर एरियाज में आइस, और इक्वेटोरियल एरियाज में बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है, और उस रेनफॉल की वजह से वहां पे डेंस फॉरेस्ट हो रहे हैं। इसलिए तो भाई इक्वेटोरियल एरियाज ही माने जाते हैं ह्यूमन क्रेडल के तौर पर। यहीं से चीजें उत्पन्न होकर के फिर ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगी ना, दैट इज द रीजन। सो क्या कंसेप्ट है यहाँ पर, अब फायर इन्होंने डराया जानवरों को, फिर केव्स में रहने लगे तो इनको वही फायर से बेनिफिट मिला ठंड के मौसम में और वेदर चेंजिंग में, तो ये हीट के तौर पर भी उसे क्रिएट करने लगे। पहले ये कुक्ड फूड नहीं खाया करते थे, समय आने पर इन्हें पता लगा कि फायर के यूजेज हैं, और अब ये फूड को रोस्ट करने लगे, उसे कुक करने लगे, और उसे कुक करके खाने लगे। तो कुक में सबसे पहली टेक्निक कौन सी आएगी, रोस्टिंग टेक्निक। जानवर पकड़ा, डंडे पे टांग दिया, पका लिया, क्योंकि हमें उस लेवल पर चूल्हे नहीं मिलते इस टाइम पे, और किल्स नहीं मिलती जिसमें ये पकाया करें, तो ये रोस्टेड खाना है। तो प्रिमिटिव वर्जन में जाएंगे तो प्रिमिटिव फॉर्म में रोस्टेड खाना पहले आता है, ठीक है। फ्राइड और बाकी चीजें तो बहुत बाद में आती है, जब फ्राइड वनस्पतियां आती है।
और रोस्टेड खाने को आज भी ताकतवर माना जाता है कि इसमें ताकत होती है। तो उस टाइम पर ये रोस्ट करने लगे चीजों को, रोस्ट करके खाने लगे, इन्हें स्ट्रेंथ मिलने लगी क्योंकि रोस्टेड खाना उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ भी ज्यादा रहती है, इंपॉर्टेंट है, हेल्दी है, न्यूट्रिशन सारा कुछ है, सारी चीजें होने लगी। जो अनवांटेड डिजीजेस थी वो थोड़ी बहुत रिमूव होने लगी, जलाने की वजह से वो चीजें ठीक होने लगी। तो इनके अंदर एक थोड़ी सी लॉन्गेविटी ऑब्जर्व हुई, एक विजिलेंट एटीट्यूड आया इस फायर की वजह से। फिर इस फायर को यूज करके इन्होंने शिकार करने शुरू किए और फायर के साथ ही थोड़े बहुत जंगल भी साफ करने की कला इन्हें आई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमें किसी भी वे में पूरी पैलियोलिथिक पीरियड में कोई सेटलमेंट के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, ये कहीं पर भी टिक के नहीं रहे, क्योंकि पूरी की पूरी पैलियोलिथिक एज में इनका मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग और गैदरिंग था। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस हंटिंग और गैदरिंग में क्या होता है कि आपको जगह जगह जाना पड़ेगा जहां पर जंगल और जहां पर जानवर जाएंगे, तो इस वजह से घूमते रहे। तो फायर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी डिस्कवरी में। आज की डेट में जब आप इनकी बातें करते हो तो आपको इनसे क्या क्या ऑब्जर्व होता है, अल्टीमेटली आपको कुछ चीजें जानने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज, ये टूल्स वेपन्स के साथ वाकिफ थे। सेकंड, स्टोन के। थर्ड, गैदरिंग हंटिंग बहुत हाई लेवल पे करते थे। कौन सी चीजें खानी कौन सी नहीं, जानवरों से पता लगता रहा, जानवर खा के जिन चीजों से जिंदा रहे इन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये एडिबल है। और रिवर वैलीज सराउंडेड बाय द माउंटेन्स इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस रही। फायर एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रही इनके टाइम पर, उसको इन्होंने पहले प्रोटेक्शन के लिए और फिर हीटिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज करना शुरू किया। थोड़ा समय बीता, अब इनको जो वेदर में हो रहे चेंजेस हैं उसके साथ सरवाइव करने के लिए इन्होंने खुद के साथ एनिमल स्किन्स को यूटिलाइज करना शुरू किया। और जो कोई भी चमड़ा है, सबसे पहले जैसे डियर है, हिरन का चमड़ा है, उसके 2 रैप लगा लिया करते थे अपनी बॉडी के राउंड, और उससे बहुत गर्मी हो जाया करती थी, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं। तो चर्म पहनना शुरू किया, जानवर का चमड़ा। तो लेदर है जो सबसे पहले यूटिलाइज हुआ है एज द पर्पस ऑफ द क्लॉथ, और बाकी चीजें बाद में यूटिलाइज होंगी। तो इन्होंने लेदर को यूटिलाइज करना शुरू किया। अभी आप शीप वुल या गोट वुल या इस तरह की चीजें भी नहीं देखेंगे। तो लेदर पहन करके घूमना शुरू कर दिया, और ये थोड़ा सा ड्रेसिंग एक सेंस आया। बहुत ही हार्ड लीव्स जिन पेड़ की हुआ करती थी, या कुछ ट्रीज से बार्क उतारा करते थे, पतला पतला बार्क, तो बार्क पहनते थे, लीव्स पहनते थे, चमड़ा पहनते थे। ये इनकी खास तरह की ड्रेस होती है। आज भी आदिवासियों को देखें तो वुमेन का खास तरह का ड्रेस ये रहेगा, लेदर बहुत ज्यादा रहेगा, और जो मैन रहेगा वो ऑलमोस्ट लीव्स या फिर बार्क पहना रहेगा। तो जगह जगह पर बाहों पर, सर पर ऐसे करके, और चेस्ट रीजन पर ऐसे करके बार्क रहता है। और अदर एरियाज में आप देखेंगे यहाँ से क्रॉस लेदर का रैप रहता है, और आपको ट्रीज के लीव्स नजर आएंगे। फिर अपने आप को बहुत सारी डिजीजेस से मुक्त रखने के लिए आपको नजर आएगा बहुत सारे इन्होंने ब्लेड्स पहने होंगे बोन्स के। तो डिफरेंट डिफरेंट जानवरों में इनको जानवरों की शक्ति, एक्टिविटी, स्ट्रेंथ नजर आती थी। तो ऑलवेज हड्डी को ये कहा गया है कि ये ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन बॉडी का, और हड्डी पे ही सब टिका हुआ है। जब जानवर को जलाते हैं तो सब खत्म हो जाता है, हड्डी नहीं। हड्डी बहुत स्ट्रेंथफुल है, तो हड्डियां पहनने का रिवाज एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इन सभ्यताओं में। तो बोन्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। आप देख लेना, बोन्स की हेड रोप भी पहने जाते हैं, बोन्स के नेकलेस भी पहने जाते हैं, बोन्स बाहों में, कड़े और पैरों में भी पहने जाएंगे। तो ये बोन्स बाद में यही जगह ले ली मेटल्स ने, तो मेटल्स भी बाद में पहने जाएंगे। इस तरह की एक्टिविटीज के लिए ये पैलियोलिथिक पीपल जाने जाते हैं। क्लियर है भाई? समय बदलेगा, और अब इस समय में क्या आएगा, एक ट्रांजिशन पीरियड आपको नजर आएगा, और वो ट्रांजिशन पीरियड नजर आएगा आपको पैलियोलिथिक। अब जो नई बुक आप ओल्ड एनसीईआरटी की पढ़ रहे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे एजेस को लेकर के, तो टेंशन मत लेना। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में आपको पीरियड नजर आता है मीजोलिथिक का। सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि ये मीजोलिथिक पीरियड है ट्रांजिशन का, और ट्रांजिशन किस चीज में आई है, वेदर में। और वेदर में आई इस ट्रांजिशन ने एक खासियत क्रिएट कर दी है, और अब जो एज शुरू होगी वो है होलोसीन। होलोसीन पीरियड यानी कि वार्म एजेस, और ये वार्म एजेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन फेज था। इतना ट्रांजिशन स्ट्रॉन्ग फेज अब तक ह्यूमन ने अब इस होलोसीन पीरियड में ऑब्जर्व नहीं किया। आप जिस एज में अभी रहते हैं वो एज है जिस टाइम पे शुरू हुआ है नियोलिथिक, और नियोलिथिक पीरियड से शुरू हुई एज में होलोसीन पीरियड फुली कंसंट्रेट, और होलोसीन एज पूरी स्टेब्लिश हो गई है, और अब आप वार्म एजेस में ही हैं। राइट नाउ यू आर लिविंग इन द होलोसीन पीरियड, दैट इज वार्म पीरियड। ये जो प्लास्टोसीन से बाद आया है, प्लास्टोसीन कब शुरू हुआ ये तो हमें पता नहीं रहता,
प्लास्टोसिन कब खत्म हुआ ये हमें क्लियर है। तो मेसोलिथिक पीरियड को ट्रांजिशनल पीरियड काउंट कहा गया है। फुली स्टेबल पीरियड जहां से प्रॉपर होलोसिन एज शुरू हो गई है नियोलिथिक पीरियड है। तो ये मेसोलिथिक पीरियड में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो इसकी यूनिक बातें क्या आपको नजर आएंगी। इसमें हंटिंग गैदरिंग भी चल रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है। इसमें एग्रीकल्चर होना शुरू होने की चीजें आ रही हैं, यानी कि यहां पर आप क्या करेंगे अब, डोमेस्टिकेशन। तो ट्रांजिशन एज किससे जुड़ी है, डोमेस्टिकेशन। और ये डोमेस्टिकेशन में क्या चीजें डोमेस्टिकेट होंगी, दोनों प्लांट्स भी डोमेस्टिकेट होंगे एंड एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट होंगे। और अल्टीमेट एस्पेक्ट है इसकी, जब प्लांट्स डोमेस्टिकेट होंगे तो आगे जाके आप प्लांट्स का कल्चर करेंगे और एनिमल्स की टेमिंग करेंगे। तो एनिमल टेम हो जाएंगे, प्लांट्स कल्चर हो जाएंगे और दो चीजों का जन्म हो जाएगा। आप जो अब तक नोमैडिक थे, अब तक इधर उधर घूम रहे थे गैदरर और हंटर की तरह, आप टेमिंग करके एनिमल हस्बेंड्री कर लेंगे तो आप एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में आएंगे और आप एग्रीकल्चर करके एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर बन जाएंगे। ये सब कुछ होगा किस एज के बाद, मेसोलिथिक के बाद। और मेसोलिथिक एज कौन सी है, इनेबलिंग एज, जो आपको इन चीजों के लिए प्रिपेयर कर रही है। मेसोलिथिक एज जो है उसमें टूल्स टोटली चेंज हो जाएंगे और अब आप उस लेवल पर बहुत बड़े टूल्स का यूटिलाइजेशन नहीं करते हो। अब खास तौर पर टूल्स बनते हैं, उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है और ये बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं। ऑलमोस्ट इन टूल्स की खासियत क्या है, ये इंडिविजुअली यूज नहीं होते, ये ऑलवेज किसी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। मोस्टली बोन्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और स्टोन्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं जहां से हमें बोन्स और स्टोन्स उस लेवल पर रिकवर हुए हैं। तो इन बोन्स और स्टोन्स के साथ एसोसिएटेड होने की वजह से आप में पावर ज्यादा आई है, आप एक्टिविटी ज्यादा कर सकते हैं। जब आप इतना जबरदस्त माइक्रोलिथ का एक्स बना के बोन या स्टोन या वुड के साथ जोड़ेंगे, उस एक्स को जब आप पेड़ों पे चलाएंगे तो पेड़ क्लियर करने इजी हो जाएंगे, झाड़ उखाड़ने इजी हो जाएंगे। चला करके जब यहां से मारेंगे जानवर की गर्दन पे जाकर के लगेगा और वो मर जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह के माइक्रोलिथ्स बहुत तेजी से इस पीरियड में बने हैं और ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिकेशन हो रही है, इसलिए जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को तंग कर रहे हैं, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, उनको मारा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वाइल्ड एनिमल्स की इस वजह से मारा जा रहा है, लेकिन डोमेस्टिकेशन और एनिमल रियरिंग ने कुछ चीजों में चेंजेस कर दिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल, वाइल्ड एनिमल के मीट से मतलब नहीं है, अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल का मिल्क भी मिलता है और जब वो मर जाता है तो उसके बाद उसका मीट भी मिलता है। तो अब आपने एनिमल्स को रियर करना शुरू किया, उनकी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई किया, उनके मैक्सिमम बाय प्रोडक्ट लेने शुरू किए हैं। तो अब आपको एक जगह पर हड्डियां और एक ही जगह पर कंसंट्रेशन इस तरह की नजर आएंगी जहां पर आपको डोमेस्टिकेटेड वर्जन ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स नजर आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, शीप इंपॉर्टेंट है, गोट इंपॉर्टेंट है, हॉर्स के प्रमाण है या नहीं, पर कहीं कहीं पर हमें डोंकी या वाइल्ड एस की हड्डियां मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ अब आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, आपको कला आ जाएगी कि बीज लगा करके पौधा कैसे उगाया जाता है, क्योंकि आप नेचुरली इसे ऑब्जर्व करेंगे। वेदर चेंज होने के साथ जो ग्रासेस ऑब्जर्व हुई, उन ग्रासेस के ऑब्जर्व होने से ये आर्ट भी आपको ऑब्जर्व हो जाएगी। ये मेसोलिथिक पीरियड है, सेटलमेंट्स नहीं है, क्लियर। शिकार अब उस लेवल पर नहीं है, लेकिन टेमिंग एनिमल की हो गई है, डोमेस्टिकेशन, और उनको खाया जाता है, उनके बाय प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं, सिर्फ मीट या फ्लैश के लिए यूटिलाइज नहीं किया जाता, ठीक है, क्लियर। उनकी प्रोटेक्शन के लिए जानवरों को मारा भी जाता है, साइमल्टेनियस साथ साथ शिकार चलता है, उस लेवल पर नहीं। अब आप रूट्स, ट्यूबर्स और बाक्स पर, उस लेवल पर डिपेंडेंट नहीं है, अब आप क्रॉप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अब आप कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स पर डिपेंड हो गए और फूड ग्रेन्स को खाने की कला है, अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है, तो उनका भी डोमेस्टिकेशन हो गया। अब आपने टूल्स सिर्फ और सिर्फ शिकार के लिए या काटने के लिए, चॉपिंग के लिए या अटैक के लिए ही यूज नहीं किया, अब आप उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे क्राफ्ट एक्टिविटी। अब आप उसे नीडल के तौर पे यूज कर रहे हैं, उससे आपने सिविंग, सिलना शुरू कर दिया है और अब आप चमड़े को सिलते हैं और सिला हुआ चमड़ा पहनना, ये क्राफ्ट एक्टिविटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस बात को आप ऑलवेज याद रखना, ठीक है। सो द कंसेप्ट इज ऑलवेज, आप एक चीज याद रखना कि